नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दिल्ली पुलिस की जो 2020 का एग्ज़ाम हुआ है उसकी सभी शिफ्ट्स के में मैथ्स के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो लेकर आ गया मैं आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चन। एक बार आप वीडियो को रोक कर ट्राई करके देखें। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है। तो पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है। सभी लड़कों और लड़कियों का औसत भार 54.25 है। यदि लड़कियों का औसत भार 52 kg है तो लड़कों का औसत भार कितना होगा। थोड़ा सा लेवल पिछली बार जो है मैथ्स के जो क्वेश्चन का जो पिछली बार जो लेवल है वो अच्छा खासा पूछा गया है। यही एक वजह रही है कि कट ऑफ पिछली बार कम रही है। देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको अगर हम अच्छी रणनीति से करेंगे ना तो बहुत कम समय में से हम कर सकते हैं। और वैसे भी 90 मिनट का कम समय हमें मिलेगा ही। चलिए करते हैं सॉल्व। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है और लड़कों और लड़कियों का औसत भार मिला के 54.25 है। तो जो दोनों का औसत भार होता है इसे हम बीच में लिखते हैं, इसे हम लिखेंगे 54.25 और इधर हम लिखेंगे बॉयज़, इधर हम लिखेंगे गर्ल्स। और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमें लड़कियों का औसत भार दे रखा है 52 kg। लड़कों का औसत भार हमें निकालना है जिसे मैंने x मान लिया है। और हमें पता है कि अगर हम एलिगेशन मेथड इसमें लगाते हैं तो अगर हम क्रॉस करके इसे माइनस करें या घटाएं तो हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या अनुपात में पता चल जाती है। अब दिक्कत यह है कि अनुपात में ऑलरेडी हमें यहाँ पर लड़के और लड़कियों की संख्या दे रखी है। ये अनुपात जो दे रखा है वो 9 दे रखा है और ये अनुपात हमें कितना दे रखा है, ये लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 9:7। लेकिन अगर हम इसे यहाँ सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे 54.25 में से 52 माइनस करेंगे तो ये आने वाला है 2.25। ठीक है, अब यहाँ से हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अलग वैल्यू आएगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो 9 वैल्यू है हमें ऑलरेडी पहले से ही सवाल में दे रखी है, लेकिन हमारा माइनस करके आ रहा है 2.25। उसी तरीके से जो 7 वैल्यू है जो लड़कों की संख्या अनुपात में है वो 7 हमें पहले से दे रखी है, लेकिन क्या ये माइनस करके यहाँ 7 ही आएगा। जिस तरीके से ये माइनस करके 2.25 आया तो हम ये कह सकते हैं कि 9 की वैल्यू 2.25 है। अगर 9 का मान 2.25 आ रहा है तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ 1.25 आएगी। ठीक है, 1.25 आएगी। अब जिस तरीके से हमने इसमें से इसे माइनस किया तो ये वैल्यू आई, उसी तरीके हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1.25 आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे क्या रखें कि इसको माइनस करने के बाद 1.25 आ जाए तो यहाँ पर इसको हम जोड़कर देखें तो ये वैल्यू आई कितनी, 56। तो लड़कों का जो औसत भार है यानी केजी में वो कितना आ रहा है, हमारा 56 आ रहा है। तो एलिगेशन से हमने कितनी आसानी से ये प्रश्न कर लिया। आप इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न ये रहा हमारी स्क्रीन पर, थोड़ा मैं इसे बड़ा कर दूँ, ट्राई करते हैं। दूसरे प्रश्न में बोला गया है कि एक निश्चित धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों के लिए जो निवेशित करने पर टोटल धनराशि मिलेगी, उसी धनराशि को अगर समान साधारण ब्याज की दर से 14 साल के लिए प्राप्त किया जाए तो जो साधारण ब्याज मिलेगी वो बराबर है। तो आपको आर की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें बोला गया है कि जो धनराशि है पी और साथ में जो ब्याज है, यानी कि यहाँ पर जो टोटल धनराशि मिलेगी ब्याज सहित वो अकेली साधारण ब्याज के बराबर होगी। बस फर्क क्या है कि यहाँ पर जो ब्याज है वो 4 साल की है और यहाँ पर ब्याज कितनी की है, 14 साल की है। तो P को मैं मूलधन को यहाँ पर एक सेकेंड, मूलधन को मैं यहाँ पर P ही मान लेता हूँ। ठीक है, P। और ब्याज कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, साधारण ब्याज P इंटू R इंटू T। अब T की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 बटे कितना लिखेंगे, 100। ठीक है, तो ये आएगा इक्वल टू 14 साल की साधारण ब्याज कितने कैसे निकल के आएगी, P इंटू R इंटू और यहाँ T की वैल्यू कितनी दे रखी है, 14 साल बटे कितना, 100। ठीक है, ये जो लैंग्वेज थी इसको मैंने गणितीय भाषा में लिख लिया, एक स्टेप आगे। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखते हैं। यहाँ पर आप 100 से 100 को कैंसिल कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे यहाँ पर। तो एलसीएम कैसे आएगा, अच्छा पहले यहाँ पर कैंसिल करने के लिए पहले यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेना, यहाँ पर भी कैंसिल नहीं होगा, पहले आपको ये पहले एलसीएम यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे लेंगे, चलिए देखिए यहाँ पर मुझे कितना है, 100 को यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100p। ठीक है,
और यहाँ पर आएगा 4PR, 4PR अपॉन में क्या आएगा यहाँ पर 100, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा 14PR अपॉन में क्या था, यहाँ भी 100 था, यहाँ भी 100, ठीक है कि नहीं। अब आप 100 को 100 से यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 100 को 100 से कैंसिल कर देंगे। अब देखिए बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर 14PR बचा या 4PR बचा। इस 4PR को उधर भेजेंगे तो 10PR बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 100P बचेगा, उधर क्या बचेगा 10PR बन जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कैंसिल कर सकते हैं, सॉरी 10PR हो जाएगा, 10PR हो जाएगा। यहाँ P से आप P को कैंसिल कर सकते हैं, 0 को आप 0 से कैंसिल कर सकते हैं, तो उधर रहेगा R और R की वैल्यू कितनी आएगी, R की वैल्यू आएगी R बराबर 10% आएगा, ठीक है। तो मुश्किल से इसमें सॉल्व करने में 2 या 3 मिनट का समय लगेगा। वैसे आप अगर फास्ट कैलकुलेशन है तो इसको और जल्दी भी कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर अपना वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2983 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 9, 10, 15 से विभाजित करने पर हर स्थिति में 3 शेष बचा है। अब देखिए 2983 में कौन सी संख्या घटाएं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मोस्टली ऑप्शन का यूज करेंगे। ऑप्शन से ही मुश्किल से 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। 2983 में कौन सी संख्या घटा देंगे, 3 शेष बचा है, कब, जब इनसे भाग लेता। तो क्यों ना हम 3 जो शेष बचा रहे उसे पहले से ही माइनस कर लें। तो अगर हम 2983 में 2983 में अगर 3 माइनस करेंगे, 2983 में अगर हम 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2980 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 2980 बचेगा। चलिए तो 2980 यहाँ बचेगा। अब क्या बताइए, 3 मैंने माइनस कर दिया, क्या 3 अवशेष बचना चाहिए? जब 3 माइनस कर दिया तो 3 अवशेष नहीं बचना चाहिए। अच्छा अभी एक संख्या और माइनस करनी थी। चलिए तो एक बार हम प्रत्येक ऑप्शन को इसमें से माइनस करके देखते हैं। पहला ऑप्शन में 10 उठाकर देखता हूँ, क्या इसमें 10 माइनस कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 2970 हो जाएगा। 2970 होने के बाद क्या बताइए, अब कुछ शेष बचना चाहिए? तो अब कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए, क्योंकि 3 जो शेष बचता वो मैंने माइनस कर दिया और वो घटाने की बात कर ही रहा है। तो कौन सी संख्या घटाएंगे, तो हर ऑप्शन को एक एक करके घटा के देख लेंगे। घटाने के बाद जो भी मेरा आंसर आएगा वो इस 9 से, इस 10 से और इस 15 से पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। पूरी तरीके से ये 2970 उन संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। तो कैसे चेक करेंगे क्या ये विभाजित है या नहीं है? चलिए क्या इसमें 9 का डिवाइड पूरा चला जाएगा? देखिए 9, 7 और 2 9, तो 9 से ये पूरी तरह से विभाजित है। 10 से ये विभाजित है पूरी तरीके से, लास्ट में 0 आ रहा है तो ये 10 से पूरी तरह से विभाजित है। 15 से ये विभाजित है, देखिए 15 5 और 3 से मिलकर बना है, तो 5 से तो ये विभाजित है क्योंकि लास्ट में 0 है। 3 से विभाजित इसलिए है क्योंकि इसके अंकों का जोड़ में 3 का डिवाइड जा रहा है इसलिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये वाली जो संख्या है 2970 वो 9 से, 10 से और 15 तीनों से विभाजित है। तो हम ये कह सकते हैं कुछ भी शेष नहीं बच रहा है। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? 10 ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फिर आ गया है अरुण अपनी माँ से आएगा 30% राशन पर, शेष धनराशि का 20% किराए के रूप में और शेष धनराशि का 45% बच्चों की शिक्षा पर और अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि वो महीने के अंत में 5544 रुपये बचाता है तो उसके किराए पर कितनी धनराशि खर्च की? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बट ट्राई करें क्वेश्चन को। मान लेते हैं उसकी धनराशि को महीने की थी, वो टोटल आमदनी मैंने टैक्स मान ली, ठीक। अब 30% वो राशन पर खर्च कर रहा है, तो कितना बचा रहा होगा यहाँ पर? 70% बचा रहा होगा, ठीक, 70%। अब जो राशि उसने बचाई है, ये राशि उसके पास शेष बची, इसका भी इसने 20% किराए पर खर्च कर दिया, तो अब उसने कितना बचाया होगा? तो जो धनराशि बची उसका 20% खर्च कर दिया, तो इसका भी कितना बचाया होगा? 80% बचाया होगा, ठीक है, 80% बचाया होगा। अब जो शेष धनराशि इसका भी 45% शिक्षा पे खर्च कर दिया, तो जो ये शेष धनराशि थी इसका 45% खर्च कर दिया, तो कितना बचाया होगा? इसका 55% बचाया होगा। और बचाने के बाद इसके बाद टोटल धनराशि कितनी बची? तो ये धनराशि इसके बाद टोटल बची, या सवाल में कितनी दे रखी है? ये 5544 सवाल में दे रखी है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 से ये 11 बार और 5 से कितनी बार कैंसिल होगा? 20 बार, ठीक है। 11 से इसको हम 1 बार काटेंगे, 11 से इसको हम 5 0 4 बार कैंसिल कर देंगे। 8
8 से इसको हम काटेंगे, 8 से 48 और बचा कितना आपका 2, 8 की 24 और 7 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 9 बार। ठीक है, इस तरीके से हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 180 और 100 का मल्टीप्लाई और होगा तो 18,000 x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई 18,000। ठीक है, पूछा क्या है प्रश्न में कि किराए पर कितनी धनराशि खर्च की। अब किराए लाख बची कितनी पहले वो तो निकालती। देखिए हमारे पास आमदनी कितनी थी 18,000, उसने पहले महीने का 30% राशन पर खर्च किया तो उसने बचाया कितना था 70%, अपनी आमदनी का 70% बचाया। बचाने के बाद जो कोई भी धनराशि उसके पास बची उस शेष धनराशि का 20% किराए पर खर्च किया और यही पूछा है कि उसने किराए पर खर्च कितना किया है। तो आपको इसने धनराशि बचाई कितनी किराए पर ये नहीं निकालनी है, 20% किराए पर खर्च कितना किया है ये पूछा है। तो 20% खर्च किया तो यहाँ पर हम बची हुई धनराशि का कितना निकालेंगे 20% निकालेंगे। ठीक है, यही पूछा गया था क्वेश्चन में। तो यहाँ से आपको 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 जीरो जो है ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो 7 दूनी 14, 14 अट्ठे 112 होती है, 14 अट्ठे 112, 7 दूनी 14, 14 अट्ठे 112, हासिल यहाँ पर 11 लगेगी, 14 एकम 14 और 11 कितने हो गए, 14 एकम 14 और 11 कितने हो गए 25। तो यह आंसर कितना आएगा 2530 आएगा। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न था, ज़्यादा कठिन प्रश्न था नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया है 7560 रुपये की धनराशि को ABC के बीच बांटना है। अगर तीनों की धनराशि से 400, 300 और 260 रुपये कम कर दिए जाए तो अनुपात कितना लग जाता है। तो B का हिस्सा कितना है या B की धनराशि कितनी है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछे गए तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो मॉडरेट से हाई लेवल के क्वेश्चन है, इजी लेवल के क्वेश्चन में ये नहीं बोलूँगा। ठीक है, इसमें ये जो अनुपात है आपको ध्यान रखना है, ये जो अनुपात है ये माइनस करने के बाद तीनों में से तब का अनुपात दे रखा है। तो क्या करें, आपको इस धनराशि के बराबर ये अनुपात नहीं रखना है, इसमें से पहले ये जो धनराशि दे रखी है इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस करने के बाद माइनस करने के बाद जो आएगा 400, 300, 700 और 960 इसमें से माइनस करने तो 560 गया। अब 400 माइनस करने तो ये बचेगा 6600। ठीक है, टोटल धनराशि 6600 बची इनके पास, तब अनुपात कितना बचा और टोटल अनुपात यहाँ पर अगर देखें तो कितना बचेगा 11 बचेगा। तो आप कह सकते हो 11 की वैल्यू कितनी है 6600 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 600 होगी। अगर 1 की वैल्यू 600 है तो B का मान पूछा है तो B के हिस्से में 2 आया है तो अनुपात में 2 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 1200 होगी। लेकिन ये 1200 धनराशि तब है जब उसने माइनस कर दी थी, तो 300 और इसमें ऐड करेंगे तो B का जो मान था कितना था 1500 और इस तरीके से इसका आंसर कितना आएगा 1500। इतना आसान था क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार आप इसको चाहो तो कॉपी कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को एक ठोस लंब वृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 66 सेंटीमीटर है और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2145 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो शंकु का आयतन इसमें निकालना। अब आपको शंकु का फॉर्मूला तो पता ही होगा। शंकु का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैं एक बार शंकु बना लेता हूँ। ये है आपका शंकु और शंकु का यहाँ पर क्या दे रखा है व्यास दे रखा है। अगर शंकु का व्यास यहाँ पर 66 है तो त्रिज्या कितनी होगी 33 सेंटीमीटर। ठीक है, ये शंकु की यहाँ पर हाइट होगी और ये तिर्यक ऊंचाई जिसे हम L बोलते हैं। ठीक है, अगर ये 33 सेंटीमीटर दे रखी है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है हमें पता है, ये होता है पाई RL। ठीक है, और पाई RL की वैल्यू जो है वो 2145 यहाँ पर पाई दे रखी है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हैं। क्या यहाँ से हम पाई को पाई से कैंसिल कर देंगे। R की वैल्यू यहाँ पर 33 दे रखी है, L की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे 2145 इसके बराबर दे रखी है। अगर हम इसको 11 से कैंसिल करें तो ये 11 से 3 बार कटेगा और 11 से ये कटेगा 11, 9 और ये 5 बार। और 3 से भी अगर से कैंसिल करेंगे तो L की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 18 और 5 15 65 आएगी। तो जो तिर्यक ऊंचाई थी वो कितनी आ गई यहाँ पर 65 आ गई। अब आगे क्या करना है, हमें इसका आयतन निकालना है। तो आयतन के लिए हमें h की जरूरत पड़ेगी और क्योंकि शंकु में देखिए यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर h निकाल सकते हैं। अब 65 के स्क्वायर में से आपको 33 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। 65 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 से आगे वाली संख्या होती है 7, 7 के कितना हो गया 42। तो 4225 इसका स्क्वायर हो गया। 33 का हमको पता है 1089 होता है। तो 4225 के स्क्वायर में से 33 का यानी 1000 यहाँ पर हम 89 माइनस करेंगे तो यहाँ पर यह आएगा, यहाँ 15 में से 9 गई तो 6 बचे, 11 में से ये 3 बचेंगे
यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा कितना 3, ठीक है। 31 और 36 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है आई थिंक 56 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एच आ गई 56, एच कितनी आ गई 56, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, हमें इसका आयतन निकालना है। एक बार यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस, यहाँ पर ये मैं इसे रफ कर देता हूँ। यहाँ पर हमें आयतन निकालना है और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल लेंगे। एक सेकंड, तो 1/3, अब देखिए पाई की जगह पाई रखना है क्योंकि आंसर में पाई है, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 33, तो 33 गुणा कितना होगा 33, एच की वैल्यू हमने कितनी निकाली है यहाँ पर 56 निकाली है, ठीक है। 3 से इसको हम 11 बार काटेंगे, ठीक है। अब 11 थी 33 और 3 कितने होंगे 36 और मल्टीप्लाई का करना है भी 56। अब देखिए 6 का गुणा हम 3 से करेंगे कितना आएगा 18 के कितने लगेंगे 8, और ऑप्शन में देखेंगे तो 8 जो है इकाई में किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में केवल है, तो आंसर क्या होगा ये 20,328 पाई इसका आंसर होने वाला, ठीक है। तो बहुत कैलकुलेशन कम से कम करनी है आपको, क्योंकि समय इतना नहीं होता है एग्जाम में कि इसको हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है। चलिए इसको एक बार आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की यात्रा करता है और पुनः आरंभ के बिंदु पर वापस आ जाता है। उसके द्वारा वापस आने में जो समय लगेगा वो जाने में लगे समय का आधा घंटा अधिक था। अगर वापस आने के दौरान उसकी चाल जाने के दौरान उसकी चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम थी, तो जाने के दौरान उसकी चाल क्या थी। कभी भी आपको सवाल में अगर यहाँ पर समय का अंतर दिख जाए, चालों का अंतर दिख जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि दूरी बराबर जो होता है वो होता है पहली चाल गुणा दूसरी चाल, नीचे चाल का अंतर और इनटू समय का अंतर, ठीक है कि नहीं, समय का अंतर। इससे बड़ी आसानी से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है आपको, दूरी कितनी है यहाँ पर 60। पहली चाल मैंने अगर x मान ली, वास्तविक चाल x मान ली, तो दूसरी चाल कितनी है इसकी 10 किलोमीटर कम है, तो ये होगी x माइनस के 10, ठीक है। चाल में कितने का अंतर आएगा, तो चाल में यहाँ पर 10 का अंतर आएगा, ठीक है। समय में कितने का अंतर आया, तो आधे घंटे का अंतर आएगा, तो 1/2, ठीक। यहाँ समय घंटे में ही होना चाहिए। अच्छा, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये 10 दूनी कितना हो गया 20, और 20 का गुणा 60 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1200, ठीक है। और आगे हमारे सामने क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x इंटू एक्स माइनस 10। अब इसे आपको सॉल्व नहीं करना है, अगर आप इसे सॉल्व करने बैठे तो द्विघाती समीकरण बन जाएगा। हम अपने ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है नहीं। हमें x की वैल्यू क्या रखें कि दोनों बराबर हो जाए, तो यहाँ से ऑप्शन से मैंने 40 उठाया, क्या मैं यहाँ x की जगह 40 रखूँ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा। क्या इनको मल्टीप्लाई करके 1200 आ रहा है, देखो 1200 बराबर 1200, तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमारी वास्तविक चाल जो मैंने x मानी थी वो क्या है सवाल में, वो 40 है। तो कहीं ना कहीं हमें ऑप्शन का भी इस्तेमाल कभी कभी करना पड़ता है, कभी कभी हमें बेसिक का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, कभी कहीं ट्रिक का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने लगभग 5 से 6 प्रश्न आपको कराए। आने वाली वीडियो में अभी मैं आगे के और क्वेश्चन जो बचे वो भी कराऊंगा, और ऐसे ही एक मैथ की सीरीज आपकी ये शुरू हो चुकी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और स्टूडेंट का भला हो सके, उन्हें भी एक सीट दिल्ली पुलिस में उनकी भी पक्की हो सके। तो चलिए यही वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।